हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BABG 171 यानी BR अंबेडकर चिंतन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं, गेस्ट पेपर, असाइनमेंट एंड PYQs को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे और साथ ही साथ हमारी लेक्चर की वीडियोस कवर कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। 90+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा जो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड PYQs को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें हमारे, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी लेक्चर की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BABG 171 यानी BR अंबेडकर चिंतन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका पहला जो प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि भारत में वंचित वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी भारत के अंदर आपके जितने भी SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी जो है, या फिर हम जिनको अल्पसंख्यक भी कहते हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इन सारे वर्गों के लिए, इन सारे वंचित वर्गों के लिए संविधान में आपके कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखो, भारत एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य है। संविधान निर्माताओं ने यह समझा है कि समाज के कुछ वर्ग ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से लंबे समय तक भेदभाव और शोषण का सामना करते आए हैं। इनमें मुख्य रूप से आपकी अनुसूचित जातियां SC और अनुसूचित जनजातियां ST हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी आपका OBC, महिलाएं, ठीक है, और आपका अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल है। इन वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और उनके विकास के लिए संविधान में अनेक विशेष प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय स्थापित करना और समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा रूप से यहाँ पे जोड़ना। तो देखो, यहाँ पे भारत क्या है, आपका लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य है। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने समाज के अंदर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आपके ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से लंबे समय तक भेदभाव और शोषण का शिकार होते आए हैं या उनका सामना करते हुए आए हैं। तो इसी के मद्देनजर, इसको रखते हुए हमारा जो संवैधानिक प्रावधान है वो कुछ किए गए हैं जो आपके SC ST और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपके संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिले, समानता हमारी जो है बनी रहे देश के अंदर और न्याय स्थापित हो सके। तो चलिए अब इसको ध्यान से समझते हैं कि कौन कौन से आपके जो वंचित वर्ग है उनके लिए क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या कहती है कि वंचित वर्गों के लिए समानता का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। यानी अनुच्छेद 14 से लेके जो 18 तक है, यहाँ पे आपको समानता का अधिकार देखने को मिलेगा। समानता का अधिकार का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अनुसार सभी नागरिक जो है वो कानून की दृष्टि में समान है। यानी आपका समानता का जो अधिकार है वो क्या कहता है कि जितने भी आपके देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, चाहे वो आपके वंचित वर्ग हो, ठीक है, या फिर आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, या महिलाएं हो या बच्चे हो, सभी के लिए यहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है। 14 से लेके अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है संविधान के अंदर। और इसके अनुसार क्या है कि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक जो हैं देश के वो एक समान है। तो चलिए अब 14 से लेकर 18 तक का जो आपका अनुच्छेद है इसको ध्यान से समझते हैं कि हर अनुच्छेद में आपके क्या क्या कहा गया है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में क्या बोला है कि राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से ये रोकता है। साथ ही ये राज्य को महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। यानी अनुच्छेद 15 बेसिकली अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो राज्य को यहाँ पे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो या जन्म स्थान का हो, इन किसी के भी आधार पर राज्य जो है वो भेदभाव होने से यहाँ पे रोकता है किसी भी वर्ग के साथ, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, लिंग का हो, जन्म स्थान का हो। तो राज्य के अंदर ना यहाँ पे महिलाओं और बच्चों और जितनी भी आपकी जातियां हैं और जनजातियां हैं, इन सबको यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको विशेष यहाँ पे प्रावधान दिया गया है।
ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो ये अनुच्छेद जो है आपकी वो सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है संविधान में। इसके तहत जो राज्य है वो पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 16 जो हमें क्या बता रहा है कि जितने भी आपकी अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं, इन सबके आरक्षण की यहाँ पे राज्य में व्यवस्था की गई है, चाहे वो आपके पिछड़े वर्ग हो, चाहे आपकी जातियां और अनुसूचित जातियां हो, जनजातियां हो। ठीक है, तो सभी को यहाँ पे सरकारी नौकरियों में आपके समान अवसर यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस अनुच्छेद द्वारा ना जो आपकी अस्पृश्यता है, ठीक है, जिसको हम छुआछूत के नाम से भी जानते हैं, तो अनुच्छेद 17 जो है आपका वो यहाँ पे आपकी अस्पृश्यता यानी आपकी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है इस अनुच्छेद के द्वारा। और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर छुआछूत करना कानूनी अपराध यहाँ पे माना जाता है। तो इसी के साथ आपका अनुच्छेद 17 जो है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 और 24 की, यानी अनुच्छेद 23 और 24 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 में आपकी मानव तस्करी और बेगार यानी आपका जबरन मजदूरी जो होती है इस पे प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के द्वारा। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से ये रोकता है। ये प्रावधान जो है आपके वो कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बेसिकली आपका जो अनुच्छेद 23 है और जो 24 है ये हमें क्या बता रहा है, 23 तो मानव तस्करी और बेराग यानी आपकी जबरन मजदूरी जो होती है इस पे रोक लगाता है, और अनुच्छेद 24 जो है वो आपका बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से भी रोकता है। और ये प्रावधान आपके कमजोर वर्गों के शोषण को भी रोकने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे कौन कौन से विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तो अनुच्छेद 330 से लेकर 332 के तहत लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे सीटों का आरक्षण किया गया है। इससे उन्हें राजनीतिक भागीदारी का अवसर भी मिलता है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या बोला गया है कि जो आपका राजनीति का जो क्षेत्र है या राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है, यहाँ पे आपकी जितनी भी जनजातियां हैं और अनुसूचित जातियां हैं, इन सभी के लिए अनुच्छेद 30 से लेके 32 तक यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में इनको भी आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के लिए इनकी सीटों को भी आरक्षित किया गया है। तो राजनीतिक भागीदारी में यहाँ पे आपकी जो वंचित वर्ग है उन्हें भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, अवसर मिल रहा है राजनीतिक भागीदारी का। अब हम बात करते हैं सेवाओं और शिक्षा में आरक्षण। तो संविधान के विभिन्न प्रावधान के आधार पर एससी और एसटी वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। इससे उनके सामने सामाजिक और आर्थिक विकास को यहाँ पे उन्हें बढ़ावा मिलता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय आयोग की तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना यहाँ पे की गई। वहीं अगर हम बात करें 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का यहाँ पे गठन किया गया। तो ये आयोग इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और सरकार को सुझाव भी देते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, अब हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ओबीसी के लिए यहाँ पे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान के अंदर, तो चलिए समझते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जितने भी आपके पिछड़े वर्गों की स्थिति है इनका अध्ययन करने और उनके कल्याण के लिए आयोग नियुक्त करने का यहाँ पे प्रावधान है। इसी आधार पर मंडल आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में ओबीसी वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ओबीसी के लिए जो प्रावधान है वो भी किए गए हैं अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। जितनी भी आपकी हमें पिछड़े वर्ग जो है, ठीक है, पिछड़े वर्गों का जो अध्ययन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अनुच्छेद 340 में, और इनके लिए कौन कौन से आयोग नियुक्त किए गए हैं इसका भी प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सरकारी आरक्षण जो है आपका, सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया है ओबीसी वर्ग को, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान। तो भारत का संविधान जो है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी विशेष अधिकार यहाँ पे प्रदान करता है। वही बात करें अगर हम अनुच्छेद 29 की यानी अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद क्या है कि
इस अनुच्छेद में ना अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार ये देता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय हैं अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना होता है। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान के अंदर, तो संविधान महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है, उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की अनुमति देता है। वहीं अनुच्छेद 15(3) की बात करें तो यहाँ पे राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए यहाँ पे विशेष कानून बना सकता है, यानी राज्य क्या कर सकता है, बच्चों और महिलाओं के लिए यहाँ पे विशेष कानून बना सकता है अनुच्छेद 15 के तहत। और यहाँ पे महिलाओं को समान अधिकार देने की भी बात की गई है हमारे संविधान में, और उनके हितों की रक्षा के लिए भी विशेष अनुमति दी गई है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्थानीय निकायों में आरक्षण। स्थानीय निकायों में आरक्षण की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। तो स्थानीय निकायों में भी हमें आरक्षण देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी आपका EWS के लिए यहाँ पे कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान का जो 103 का जो संविधान संशोधन है यानी 103 जो आपका संविधान संशोधन है, इसके अधिनियम 2019 के द्वारा क्या हुआ है कि आर्थिक रूप से जितने भी आपके कमजोर वर्ग है, जिसको हम EWS के नाम से भी जानते हैं, इनको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में यहाँ पे 10% यहाँ पे आपको आरक्षण प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, यानी EWS को यहाँ पे 10% जो है आपका यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अवसर प्रदान करना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि नीति निर्देशक तत्वों की भूमिका। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो देखो संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो वंचित वर्गों के कल्याण पे ज्यादातर बल देते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 की, यानी आपका 46वां अनुच्छेद क्या कहता है संविधान के अंदर। तो देखो राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए और उनके शोषण से रक्षा करने का भी ये निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जितनी भी आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं और जातियां हैं, इन सब चाहे वो आपके फिर कमजोर वर्ग हो, इन सभी को आपकी शिक्षा और आपका जो आर्थिक हित जो है इनको बढ़ाने के लिए और उनके शोषण से उनकी रक्षा करने का भी ये निर्देश देता है, आज्ञा देता है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान जो है ना वो आपका सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। वंचित वर्गों के लिए किए गए विशेष संवैधानिक प्रावधान उनकी शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं होता बल्कि समाज में वास्तविक समानता स्थापित करना होता है। इसीलिए संविधान के ये प्रावधान भारत में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बेसिकली हमारा जो भारतीय संविधान है यहाँ पे आपका जो सामाजिक न्याय है और समान अवसर, इस पर ही ज्यादातर बात की गई है। वंचित वर्गों के लिए भी यहाँ पे विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उनकी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए और सामाजिक सुरक्षा भी यहाँ पे ये प्रदान करते हैं। इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है कि केवल आपकी सहायता देना नहीं है बल्कि समाज में वास्तविक समानता स्थापित करना होता है और समाज में जितने भी आपके कुरीतियां हैं, ठीक है, न्याय व्यवस्था है, उसे बनाना होता है। इसलिए संविधान के जितने भी आपके प्रावधान हैं वो भारत के विकास को समावेशी विकास बनाते हैं, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को भी यहाँ पे मजबूत बनाने की भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हिंदू समाज पर अंबेडकर के विचारों की चर्चा कीजिए। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार क्या थे हिंदू समाज पे। तो देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज सुधारक थे, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानताओं, विशेषकर आपकी जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया। अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता की जो भावना है वो हो। उन्होंने हिंदू समाज की रचना का गहन यहाँ पे अध्ययन किया और उनमें से मौजूद उनकी सामाजिक बुराइयों की भी आलोचना इन्होंने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो
यहाँ पे जो भीमराव अंबेडकर जो थे वो आपके, जैसा हम सभी को पता है, वो संविधान के प्रमुख निर्माता थे। ठीक है, समाज सुधारक का भी उन्होंने कार्य किया है, अर्थशास्त्री के रूप में भी हम उन्हें देखते हैं और विधिवेता के रूप में भी वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो समाज, उनका जो समाज को लेके जो दृष्टिकोण था अंबेडकर जी का, वो यही था कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब समाज के अंदर सभी के लिए समानता होगी, सभी के लिए स्वतंत्रता होगी, बंधुत्वता होगी, तभी यहाँ पे आपका समाज का कल्याण हो सकता है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो इन्होंने हिंदू समाज की जो संरचना है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहन स्टडी करी है। ठीक है, अपना डीपली स्टडी इन्होंने करी है, अध्ययन किया है, और इनमें मौजूद जितनी भी आपकी सामाजिक बुराइयां हैं ना, उनकी आलोचना की है। उनको भी बताया कि समाज में आपकी कितनी सामाजिक बुराइयां हमें देखने को मिलती है। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया। तो हिंदू समाज की जाति व्यवस्था की इन्होंने यहाँ पे आलोचना की है। तो अंबेडकर के विचार, हिंदू समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो जाति व्यवस्था है। ठीक है, अंबेडकर के विचार में हिंदू समाज की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपकी जाति व्यवस्था। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था समाज को अनेक छोटे छोटे समूह में बांट देती है, जिससे सामाजिक एकता समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के बजाय उसके जन्म को महत्व देती है। इससे समाज में ऊंच नीच की जो भावना है वो पैदा होती है और लोगों के बीच भेदभाव यहाँ पे बढ़ता है। तो अंबेडकर जी की अपनी जो प्रसिद्ध बुक जो थी उनकी जाति का विनाश, इसमें इन्होंने कहा है कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय भी आपका स्थापित नहीं हो सकता। उनके अनुसार जाति व्यवस्था केवल दलितों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के विकास में एक बाधक है। तो देखो यहाँ पे अंबेडकर जी के जो विचार थे ना हिंदू समाज को लेके, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जाति व्यवस्था को खत्म करना। यानी उनका मानना था कि जो जाति व्यवस्था है ना, वो समाज को अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है, जिससे समाज में एकता सबकी खत्म हो जाती है। और जाति व्यवस्था जो है वो व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता को छीन लेती है। ठीक है, और उसके जन्म को ज्यादा महत्व देती है। इससे समाज में ऊंच नीच की भावना भी पैदा होती है और लोगों के बीच में मतभेद और भेदभाव दोनों ही उत्पन्न होता है। तो अंबेडकर जी की जो एक प्रसिद्ध बुक है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया है, उनकी जो प्रसिद्ध बुक है वो ये है, प्रसिद्ध पुस्तक जाति का विनाश। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, लेकिन हम सामाजिक न्याय स्थापित नहीं कर सकते जब तक आपकी जाति व्यवस्था जो है समाप्त नहीं होगी। जब तक समाज में आपको न्याय देखने को मिल ही नहीं सकता, जब तक यहाँ पे जाति व्यवस्था को हम समाप्त नहीं कर सकते। तो इनके अनुसार क्या है कि जाति व्यवस्था केवल यहाँ पे दलितों के लिए ही बाधा नहीं बनता, बल्कि समाज के पूरे समाज के विकास में ये बाधक होता है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे इन्होंने अस्पृश्यता के विरोध में अपने क्या विचार प्रस्तुत करे हैं, यानी आपके छुआछूत के ऊपर लेके यहाँ पे जो अंबेडकर के जो विचार है वो कौन से हैं। तो देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता को मानवता के विरुद्ध अपराध माना है। उन्होंने देखा है कि दलितों को मंदिर में प्रवेश यहाँ पे नहीं दिया जाता, सार्वजनिक कुओं से पानी लाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों से भी वंचित यहाँ पे रखा जाता था। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज में अस्पृश्यता ने लाखों लोगों को सम्मानजनक जीवन से यहाँ पे दूर कर दिया है। इसलिए उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए अनेक आंदोलन चलाए, जैसे आपका महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। इनका जो मुख्य उद्देश्य था ना, डॉक्टर अंबेडकर का जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि दलितों को सम्मान, अधिकार और उनको सामाजिक सम्मान दिलाना था। तो देखो, यहाँ पे अस्पृश्यता का यहाँ पे विरोध करा है भीमराव अंबेडकर ने, और इनके ऊपर आजकल हम देखते भी है कई सारे यहाँ पे आपकी जो सीरीज है, जो आपके जो सीरियल है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ में हमें देखने को मिलता है कि जो भीमराव अंबेडकर जो है, उनका ऐसा मानना है कि जो समाज के अंदर अस्पृश्यता की जो भावना है, ठीक है, वो लोगों के उनसे अधिकार छीन रही है, या उनको जीवन जीने का जो उनका मकसद है उनसे उनको दूर कर रही है। तो यहाँ पे अस्पृश्यता को यहाँ पे इन्होंने मानवता के विरुद्ध एक अपराध माना है भीमराव अंबेडकर ने। तो उन्होंने देखा है कि जो भी आपके दलित वर्ग के जो लोग हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की उन्हें अनुमति नहीं थी, शिक्षा तथा रोजगार के अवसर से भी वो वंचित रहते थे। तो उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज में अगर आपकी अस्पृश्यता है ना, तो अस्पृश्यता के कारण लोगों को यहाँ पे सम्मानजनक जो जीवन है ना, वो उनका जीने से उन्हें दूर कर रही है अस्पृश्यता। इसीलिए दलितों के अधिकारों के लिए इन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, जिसमें आपका महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश, ये सारे इसमें शामिल थे। और इनका बेसिकली उद्देश्य क्या था इन आंदोलनों को चलाने का, कि सामाजिक सम्मान मिले दलित वर्गों को, उनके सम्मान अधिकार उनको दिए जाए और समाज में उन्हें एक इज्जत मिले, एक रिस्पेक्ट मिले, सम्मान दे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि सामाजिक समानता पे बल।
तो सामाजिक समानता पे बल की बात करें तो यहाँ पे जो अंबेडकर का जो मानना था ना, वो ये था कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव सामाजिक समानता पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना का विरोध किया और सभी मनुष्यों को समान मानने की बात कही। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्म से श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता। उन्होंने समाज में समान अवसर, समान अधिकार, समान सम्मान और इन सब की जो आवश्यकता है इस पर जोर दिया है। उनका विश्वास था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक और आर्थिक समानता का कोई महत्व यहाँ पे नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अंबेडकर जी की, तो यहाँ पे इन्होंने क्या माना है कि अंबेडकर जी का ऐसा मानना था कि लोकतांत्रिक समाज की नींव जब भी संभव हो पाएगी जब हम सामाजिक रूप से असमानता का पालन करेंगे। हिंदू समाज में जो आपकी ऊंच नीच की जो भावना है इसका इन्होंने विरोध करा। सभी मनुष्यों को इन्होंने समान रूप से कहने की बात करी, मतलब समान रूप से मानने की बात कही। और उनके अनुसार ऐसा है कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, अंबेडकर जी का मानना ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से ही श्रेष्ठ या निम्न जाति का यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो समाज में यहाँ पे सभी को समान अवसर दिए जाए, समान अधिकार दिए जाए, समान यहाँ पे सम्मान दिया जाए। और उनका ऐसा मानना था कि सामाजिक समानता के बिना ना हम राजनीतिक और आर्थिक समानता का यहाँ पे कोई विशेष यहाँ पे महत्व रहेगा ही नहीं जब तक आपकी सामाजिक समानता समाज में नहीं होगी। अब इन्होंने महिलाओं की स्थिति पर भी अपने विचारों को प्रस्तुत करा है B.R. अम्बेडकर जी ने। तो देखो अम्बेडकर ने हिंदू समाज में जो महिलाओं की स्थिति है ना इस पर भी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता का यहाँ पे समर्थन जो है वो किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को विवाह, उत्तराधिकारी और संपत्ति संबंधी जितने भी आपके अधिकार है दिलाने का प्रयास करा। उनके अनुसार किसी भी समाज की जो प्रकृति है उसका प्रकृति का जो आकलन है वहाँ की महिलाओं की स्थिति से यहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे विशेषकर अगर हम बात करें अम्बेडकर जी की, तो इन्होंने महिलाओं की स्थिति पे भी अपने विचार प्रस्तुत करे हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, उन्हें भी शिक्षा, संपत्ति और जो सामाजिक स्वतंत्रता है ये भी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को विवाह, उत्तराधिकारी, संपत्ति, इन सभी अधिकारों में इन सभी क्षेत्रों में आपके अधिकार दिलाने का यहाँ पे इन्होंने प्रयास करा है। और उनके अनुसार समाज की प्रगति का आकलन वही हो सकता है जब महिलाओं की स्थिति में यहाँ पे सुधार किया जाएगा। यानी समाज आपका जब भी आगे बढ़ सकता है जब महिलाओं को भी विशेष रूप से समान अवसर यहाँ पे दिए जाएंगे। अगला है आपका धर्म और समाज में सुधार। धर्म और समाज में सुधार की बात करें तो अंबेडकर जी जो हैं वो धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे ऐसे धर्म के पक्षधर थे जो मानवता, समानता, न्याय को बढ़ावा दे। उनका मानना था यदि कोई धार्मिक व्यवस्था लोगों के साथ भेदभाव करती है तो उसमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म के उन सिद्धांतों की भी आलोचना की है जो जाति अस्पृश्यता को समर्थन देते हैं। तथा आपका जो उन्होंने 1956 में जो बौद्ध धर्म जो था उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें उसमें समानता, करुणा और मानवता के मूल यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो देखो यहाँ पे धर्म और समाज सुधारक के बारे में भी धर्म और समाज सुधार में भी इन्होंने बात करी है। यहाँ पे अंबेडकर जी ने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं। ये जो थे धर्म के विरोधी नहीं थे बल्कि ये धर्म के पक्षधर थे। इनका ऐसा मानना है कि जो हमारे समाज में जितने भी धर्म हैं वो सब हमें मानवता, समानता, न्याय को यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसलिए उनका मानना ऐसा था कि जितनी भी आपकी धार्मिक व्यवस्था के जो लोग हैं, ठीक है, धार्मिक व्यवस्था जो है वो लोगों के साथ भेदभाव करती है तो उसमें हमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से हिंदू धर्म के उन सिद्धांतों की आलोचना करी है, ठीक है, जो जाति और अस्पृश्यता को समर्थक देते हैं। 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार करा। क्यों? क्योंकि उसमें हमें समानता, करुणा और मानवता के मूल्य हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा और जागरूकता का महत्व। तो यहाँ पे अंबेडकर जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावी साधन माना है। उनका प्रसिद्ध नारा क्या था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से ही दलित और वंचित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और समाज में सम्मानजनक स्थान वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो भीमराव अंबेडकर के हिंदू समाज संबंधी जितने भी विचार है वो सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा पर आधारित थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव का दृढ़ता से विरोध किया है तथा एक ऐसे समाज की यहाँ पे इन्होंने कल्पना की है जहाँ सभी लोगों को समान अवसर और सम्मान मिले।
उनके विचार जो है आज भी भारतीय समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सामाजिक सुधार की दिशा में भी ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक चेतना को भी मजबूत किया है और समानता पर भी आधारित लोकतांत्रिक समाज की नींव को यहाँ पे सुदृढ़ बनाया है। इसी के साथ ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि जाति उन्मूलन पर अंबेडकर के दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे जाति उन्मूलन के ऊपर अंबेडकर जी के क्या दृष्टिकोण था, क्या इनके विचार थे, चलिए इसको भी समझते हैं। तो भारत में जाति व्यवस्था सदियों से सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार रही है, लेकिन इस व्यवस्था ने समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और असमानता को भी जन्म दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या माना है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा भी है, जाति उन्मूलन जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें इन्होंने जाति प्रथा की तीखी आलोचना करी है। इसके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनके अनुसार जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक भारत में वास्तविक लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता। जैसा अभी हमने ऊपर समझा कि अंबेडकर जी का ऐसा मानना है, जब तक समाज के अंदर से ऊंच नीच और असमानता जो है, आपकी भेदभाव जो है, ये किसकी वजह से हो रहा है, आपकी जाति व्यवस्था की वजह से हो रहा है। समाज में सबसे बड़ी जो समस्या माना गया इनके द्वारा वो जाति व्यवस्था को माना गया, यानी जाति व्यवस्था के आधार पर ही यहाँ पे आपके साथ ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इन्होंने क्या बोला कि भारत के अंदर वास्तविक लोकतंत्र और समानता तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ पे सामाजिक न्याय स्थापित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब समान रूप से लोगों को अवसर मिलेंगे तभी यहाँ पे आपकी जो समाज की जो प्रगति है वो हो पाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने जाति व्यवस्था जो है, जाति प्रथा जो है, इसकी तीखी आलोचना करी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था की जो प्रकृति है वो क्या है। अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। ये व्यवस्था लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देती है। व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और रुचि का कोई महत्व यहाँ पे नहीं रहता। जन्म के आधार पर सामाजिक स्थान यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाता है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है और समाज में भाईचारे की भावना को भी नष्ट करती है। तो ये व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता को रोकती है तथा लोगों के बीच जो आपकी दूरी है, भेदभाव है, इसको भी क्या करती है, पैदा करती है। तो अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका, जाति व्यवस्था की आलोचना इन्होंने किस प्रकार से करी है अंबेडकर जी ने, ये समझते हैं। तो अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के कई आधारों पर यहाँ पे आलोचना करी है। पहला जो है आपका वो ये है सामाजिक असमानता का सूत्र। ठीक है, सामाजिक असमानता का सूत्र की बात करें तो अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था समाज में ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा देती है। इनमें कुछ जातियां जो है यहाँ पे श्रेष्ठ और कुछ निम्न मानी जाती हैं। इससे दलितों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक अपमान और शोषण का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। अगला पॉइंट जो है आपका वो ये है कि लोकतंत्र के लिए बाधक की बात करें तो उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र केवल आपका राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक सामाजिक जीवन पद्धति है। जाति व्यवस्था समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के विरुद्ध है, इसलिए ये लोकतंत्र के विकास में बाधा यहाँ पे बनती है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रीय एकता में अवरोध। अंबेडकर का मानना था कि जातियां जो हैं वो समाज को छोटे छोटे समूह में बांट देती है, जैसा अभी हमने ऊपर जाना। इससे लोगों में उनकी जो सामूहिकता है, राष्ट्रीय एकता जो है, इसकी जो भावना होती है वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जाति आधारित जो आपका विभाजन है राष्ट्रीय निर्माण के लिए भी हानिकारक यहाँ पे होता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मानव गरिमा का हनन। तो जाति व्यवस्था व्यक्ति के जन्म के आधार पर ऊंच या नीचा यहाँ पे उसको मानती है। यह गरिमा जो है, यह मानव गरिमा और सम्मान के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, और अंबेडकर ने इन्हें जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन भी एक तरीके से माना है। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि जाति उन्मूलन के लिए अंबेडकर के सुझाव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इन्होंने दिया है सामाजिक सुधार। अंबेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक सुधार जो है आपके वो पर्याप्त नहीं है, समाज में व्याप्त भेदभाव और रूढ़ियों को समाप्त करना जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन के बिना यहाँ पे जो आपकी वास्तविक प्रगति है वो संभव नहीं है। वहीं आपका सेकंड जो सुझाव इन्होंने दिया वो ये था कि शिक्षा का प्रसार। उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन माना है। उनका प्रसिद्ध नारा भी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा के माध्यम से दलित और वंचित वर्ग जो है अपने अधिकारों के प्रति यहाँ पे जागरूक हो सकते हैं। अगला जो सुझाव था इनका ये था कि अंतरजातीय विवाह की भी बात इन्होंने यहाँ पे की थी कि अंबेडकर ने जाति उन्मूलन के लिए जो अंतरजातीय विवाह जो है
इसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जब विभिन्न जातियों के लोग जब आपस में विवाह करेंगे तब जातिगत जो दीवारें हैं वो कमजोर होगी और सामाजिक एकता भी यहाँ पे बढ़ेगी। अगला जो सुझाव था वो था धार्मिक ग्रंथों की आलोचनात्मक समीक्षा करना। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों की आलोचना की जो जाति और छुआछूत को समर्थन देते थे। उनका मानना था कि सामाजिक समानता के लिए ऐसी मान्यताओं को हमें बदलने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है आपका कानूनी और संवैधानिक उपाय। कानूनी और संवैधानिक उपाय की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया है। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए भी यहाँ पे विशेष प्रावधानों का समर्थन किया है ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। अब बात करते हैं हम जाति उन्मूलन का महत्व। तो अगर हम बात करें अंबेडकर के अनुसार यहाँ पे जो जाति उन्मूलन का जो महत्व था वो क्या था, तो देखो अंबेडकर के अनुसार जाति उन्मूलन केवल दलितों की समस्या का समाधान नहीं था बल्कि पूरे भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक था। जाति मुक्त समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेंगे, सामाजिक जो आपका जो सद्भाव है वो बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय की भी स्थापना यहाँ पे संभव होगी। तो जाति उन्मूलन का महत्व आपका ये है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जाति उन्मूलन संबंधित दृष्टिकोण भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता की स्थापना पर आधारित था। उन्होंने जाति व्यवस्था को सामाजिक अन्याय और मानव गरिमा के विरुद्ध माना था तथा उन्होंने पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा, सामाजिक सुधार, अंतरजातीय विवाह और संवैधानिक उपायों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी मनुष्य जो है वो समान रूप से सम्मान प्राप्त कर सके और अवसर प्राप्त कर सके। आज भी उनके जो विचार हैं वो सामाजिक न्याय और समावेशी समाज के निर्माण में अत्यधिक जो है आपके प्रासंगिक है। तो इसी के साथ ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय के भविष्य के बारे में अंबेडकर के दृष्टिकोणों को रेखांकित कीजिए। यानी अंबेडकर जी का जो भारतीय राष्ट्र जो है, ठीक है, वो भविष्य में उसके बारे में क्या क्या विचार है। तो भारत के जो महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता बी अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय के भविष्य के बारे में गहन चिंतन किया था। उनका मानना था कि भारत का भविष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से सुरक्षित नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना से ही राष्ट्र मजबूत बन सकेगा। तो अम्बेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे, अवसर प्राप्त होंगे, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि लोकतंत्र को राष्ट्र की आधारशिला यहाँ पे मानना। तो अंबेडकर का विश्वास था कि भारत का जो भविष्य है वो लोकतंत्र पर ही आधारित होना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल यहाँ पे आपका शासन की पद्धति नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है, तो अंबेडकर जी का क्या मानना था कि लोकतंत्र आपका सिर्फ शासन नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र तभी आपका सफल हो सकता है जब समाज में आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के यहाँ पे मूल्य स्थापित होंगे, जब ही आपका जो लोकतंत्र है वो सफल रूप से संचालित हो सकता है, सफल रूप से चल सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे चेतावनी दी थी कि यदि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे आपकी कमजोर पड़ सकती है या कमजोर पड़ जाती है। इसलिए उन्होंने सभी नागरिकों को यहाँ पे समान अधिकार देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर ज्यादा जोर दिया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि सामाजिक समानता का महत्व। यानी अंबेडकर के अनुसार भारत के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती जो थी आपकी वो थी जाति व्यवस्था। उनका मानना था कि जाति प्रथा समाज को विभाजित करती है, राष्ट्रीय एकता को कमजोर बनाती है। उन्होंने कहा है जब तक जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक भारत एक सच्चा राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी लोग जो है समान रूप से सम्मान जीवन जीने अपना जो सम्मान रूप से जो जीवन है वो जी सके। उनके विचार जो है सामाजिक समानता, राष्ट्रीय विकास और एकता की जो पहली शर्त है इस पर भी है। इसीलिए उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों और अन्य वंचित जो समूह है उनके उत्थान के लिए यहाँ पे विशेष प्रयास किए हैं। अगली जो हेडिंग है स्टूडेंट्स वो ये है कि आर्थिक न्याय और विकास। आर्थिक न्याय और विकास की बात करें तो अंबेडकर का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति आपकी आर्थिक न्याय
के लिए ज़्यादा आवश्यक है। उन्होंने देखा कि समाज में गरीबी और आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने राज्य को एक ऐसी नीतियां अपनाने की सलाह दी जो सभी लोगों को रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर सके। वे चाहते थे कि देश के संसाधनों का जो लाभ है वो केवल कुछ लोगों तक ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों तक वो मिले, यानी आपके संसाधनों का लाभ सीमित ना रहे, समाज के सभी वर्गों तक उन्हें पहुंचाया जाए। उनके अनुसार आर्थिक विकास तभी आपका सार्थक होगा जब उसका जो लाभ है वो गरीबों तक पहुंच पाएगा। इसके बाद अगली जो हेडिंग है आपकी वो ये है कि राष्ट्रीय एकता और बंधुत्वता। अगर हम बात करें अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी ने यहाँ पे राष्ट्रीय एकता और बंधुत्वता पे भी अपने विचार प्रस्तुत करे, यानी भारतीय राष्ट्र के भविष्य के लिए राष्ट्रीय एकता को यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि केवल संविधान या कानून जो है वो राष्ट्रीय जो नहीं बन सकता, कानून राष्ट्रीय नहीं बन सकता, बल्कि लोगों के बीच बंधुत्व की भी जो भावना है वो राष्ट्रीय निर्माण का वास्तविक आधार है। उनका मानना है कि विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृति वाले जो भारत में आपसी जो सम्मान है, सहयोग है, इन सब की भावना यहाँ पे हमें विकसित करनी होगी। यदि नागरिक स्वयं को पहले भारतीय माने और बाद में किसी जाति या धर्म से जोड़े तो राष्ट्रीय जो है ना वो अधिक मजबूत बनेगा। अगली जो हेडिंग है वो ये है कि संविधान और कानून का शासन। संविधान और कानून के शासन की बात करें तो अंबेडकर ने भारत के संविधान को राष्ट्र के भविष्य का यहाँ पे महत्वपूर्ण साधन माना है। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान किए हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने लोगों को संवैधानिक तरीकों का पालन करने की यहाँ पे सलाह दी है। उनका मानना है कि समस्याओं का जो समाधान है वो हिंसा या अराजकता से नहीं बल्कि कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए। संविधान के प्रति सम्मान जो है यहाँ पे राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति के लिए यहाँ पे आपका जरूरी होता है। इसके बाद इन्होंने शिक्षा का भी महत्व बताया है। तो अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना है। उनका प्रसिद्ध संदेश यही था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका विश्वास था कि शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है। तो उन्होंने भविष्य के भारत को ज्ञान, विज्ञान और आधुनिक सोच पर आधारित राष्ट्र के रूप में देखा। शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक भेदभाव कम किया जा सकता है और राष्ट्रीय विकास की जो प्रगति है उसको बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो स्टूडेंट इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि अंबेडकर का जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्र के भविष्य के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है वो अत्यधिक व्यापक और दूरदर्शी रहा है। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना करी है जिसमें लोकतंत्र, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों का यहाँ पे सम्मान हो। उनका विश्वास था कि यदि भारत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन करेगा तो वह एक शक्तिशाली, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र बन सकेगा। आज भी उनके जो विचार है वो भारतीय राष्ट्र के विकास और लोकतांत्रिक भविष्य के लिए मार्गदर्शन यहाँ पे बने हुए हैं।